हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस एजुकेशनल प्लेस पर। और हम पढ़ रहे हैं इकाई 6 कविताएं। इकाई 6 में हमने जो है 6 कवि हैं, उनमें से 4 कवियों की जो कविताएं हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अभी 2 रहते हैं, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी की कविताएं अभी रहती हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यही वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं और साथ में महादेवी वर्मा जी की कविताएं दोनों ही आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस इकाई को आज हम समाप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से हम शुरू करेंगे। छायावाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। आधुनिक हिंदी काव्य धारा का उत्कर्ष हमें छायावादी काव्य में नजर आता है। हिंदी में छायावादी काव्य का दौर 1917 से लेकर 18 और 1935 से लेकर 36 तक माना जाता है। छायावादी काव्य की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से प्रेरित था। जो छायावादी काव्य है वो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से प्रेरित था। इस प्रवृत्ति के मूल में स्वतंत्रता की भावना अंतर्निहित थी। न केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता बल्कि रूढ़ियों और गलत मान्यताओं से व्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसमें नहीं थी। इसलिए छायावादी काव्य में राष्ट्रीय मुक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों का स्वर प्रमुख रहा है। छायावादी कवियों की उन्मुक्त चेतना प्रकृति से अत्यंत प्रभावित थी, क्योंकि प्रकृति की उन्मुक्तता में उन्हें अपने हृदय की उन्मुक्तता नजर आती थी। छायावादी कवि के काव्य में भी मानव ही केंद्र में था। छायावादी कवि के काव्य में भी मानव ही केंद्र में था, लेकिन इन कवियों का ध्यान गरीब, पददलित और शोषित सामान्य जन की ओर भी जा रहा था। छायावादी कवि ने खड़ी बोली हिंदी को पूरी तरह से काव्य भाषा के अनुकूल बना लिया है। अब वह सिर्फ वस्तु का वर्णन करने वाली भाषा नहीं रह गई थी, वरना उसमें कल्पना की ऊंची उड़ान, मानसिक अंतर्द्वंद और गहन अनुभूति जन्य जटिल बिंबों को प्रस्तुत किया जा सकता था। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी का सृजनात्मक संस्कार कर उसे छंद की रूढ़िबद्धता से मुक्त किया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमितानंद पंत और महादेव वर्मा छायावादी प्रमुख कवि हैं। हम यहाँ निराला की एक प्रसिद्ध रचना तोड़ती पत्थर दे रहे हैं। तोड़ती पत्थर हम इसमें पढ़ेंगे। जीवन परिचय देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जन्म जो है बंगाल के महिसादल राज्य में बसंत पंचमी के दिन सन 1896 में हुआ था। याद रखिएगा, 1896 में जन्म हुआ था। लेकिन उनके पिता उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। निराला ने काव्य रचना 1915 से लेकर 1916 के आसपास आरंभ की थी। उनकी पहली प्रसिद्ध काव्य रचना जूही की कली थी। याद रखिएगा, जूही की कला पहली प्रसिद्ध काव्य रचना है, जूही की कली। निराला की कविताओं में आरंभ से प्रगतिशीलता का स्वर रहा है। उनमें भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से हिंदी कविता को समृद्ध किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में राम की शक्ति पूजा और सरोज समृद्धि नामक लंबी कविता, तुलसीदास नामक खंड काव्य, बादल राग, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, जागो फिर एक बार आदि कविताएं विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने काव्य के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, बेला। निराला जी को जीवन पर्यंत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका साहित्य सृजन फिर भी अनवरत जारी रहा। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। 1961 में निराला जी का देहांत हो गया। अभी हम काव्य वाचन देख लेते हैं। निराला की कविताओं में छायावाद की प्राय सभी विशेषताएं उन्नत रूप में व्यक्त हुई हैं। साथ ही उनमें आरंभ से ही प्रगतिशील कविता तत्व भी मौजूद रहे हैं। प्रगतिशील कविता में मेहनतकश जनता के प्रति गहरी सहानुभूति होती है और समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता पर भी गहरी चोट होती है। निराला की तोड़ती पत्थर कविता इस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी कविता 1935 प्रकाशित हुई थी। उनके काव्य संग्रह अनामिका में यह संग्रहित है। तोड़ती पत्थर। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन। तो ये कविता है उनकी, तोड़ती पत्थर। आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम भाव पक्ष देख लेते हैं। निराला का जीवन अत्यंत संघर्षमय था। इसका प्रभाव उनकी काव्य यात्रा पर भी पड़ा। निराला काव्य उनके संघर्षमय जीवन का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। उनकी जीवन दृष्टि और काव्य दृष्टि का निर्माण इसी संघर्ष के दौरान हुआ। उन्होंने जीवन और काव्य दोनों में सामाजिक, आर्थिक शोषण और रूढ़िगत मान्यताओं का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। इसी कारण छायावादी कवि में सबसे मुखर विद्रोही स्वर निराला काव्य में व्यक्त हुआ है। निराला काव्य में भाव बोध की विविधता नजर आती है, जिसमें जीवन का हर रंग मिलता है। उसमें उल्लास और अवसाद, शांति और क्रांति दोनों है। उन्होंने नारी सौंदर्य के चित्र खींचे, प्रकृति का मनोरम अंकन किया, जीवन की उदासी और नैराश्य को कविता में बांधा है। तो सामाजिक क्रांति का स्वर भी इनमें अत्यंत प्रबलता से प्रस्तुत हुआ है। निराशा और अवसाद के बावजूद उनकी कविता में प्रबल जिजीविषा मिलती है। तोड़ती पत्थर सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है। यह निराला की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इस कविता में जीवन यथार्थ के दो विरोधी चित्र एक साथ दिए गए हैं। एक और चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती मजदूरनी है, तो दूसरी ओर छायादार पेड़ों से घिरी विशाल अटालिकाएं हैं। लेकिन कवि को महसूस होता है कि वह पत्थर नहीं तोड़ रही,
वरना आर्थिक और सामाजिक विषमता की चट्टान को तोड़ रही है। संरचना शिल्प देख लेते हैं। इसमें निराला कला बहुत भी विविधता लिए हुए है। भाषा के जितने रूप उनके यहाँ मिलते हैं उतने किसी अन्य कवि के यहाँ नहीं है। उनकी आरंभिक कविताओं में संस्कृत समास प्रधान भाषा दिखाई देती है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण उनकी पहली कविता जूही की कली के साथ ही राम की शक्ति पूजा है। लेकिन बाद में उन्होंने बोलचाल की भाषा का रंग नजर आने लगता है। बोलचाल की भाषा में भी वो कई तरह के प्रयोग करते हैं। तोड़ती पत्थर की भाषा यद्यपि बिल्कुल बोलचाल की नहीं, लेकिन उसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत कुशलता से किया गया है। शब्दों में व्यक्त कठोरता जीवनी कठोरता को प्रतिबिंबित करने लगती है। श्याम तन भर बंधा यौवन में पत्थर तोड़ती मजदूरनी का अत्यंत कर्मरत और जीवंत व्यक्तित्व साकार हुआ है। निराला हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने काव्य शिल्प की चली आती रूढ़ियों से पूरी तरह मुक्त होने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदी कविता को छंद के बंधन से मुक्त किया। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने छंदबद्ध कविता नहीं लिखी, वरना सच्चाई है कि परंपरागत छंदों में नए प्रयोग करके उन्होंने नया निखार दिया और कई नए छंदों का निर्माण भी अपनी मुक्त छंद की कविता में उन्होंने लय और संगीत का समुचित समावेश किया। निराला का अपने शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने भावों के साथ ही भाषा और छंद के प्रयोग में उल्टी गंगा बहाई है। कहनात्मय है कि भाव योजना के साथ ही संरचना शिल्प के परंपरागत मानदंडों का परित्याग कर कविता उन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किए। इस प्रक्रिया में उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्राय बिंबों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह बिंबात्मक उनके शिल्प की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रतिपाद्य निराला की कविताओं में जो सामाजिक और यथार्थ दृष्टि दिखाई देती है वह उनके जीवन संघर्षों की ही देन है। निराला को जीवन भर जो दुख और अपमान झेलने पड़े उनके कारण उनका स्वर सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रबल वेग से उमड़ पड़ा। निराला यद्यपि सौंदर्य और प्रेम की भी कवि हैं और ऐसी कविताओं का अपना अलग आकर्षण है, लेकिन जीवन संघर्षों ने उन्हें समाज के प्रति अधिक सजग बनाया। निराला शुरू से ही मूलभूत परिवर्तनों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने सन 22 से 23 में अपनी बादल राग शीर्षक कविताओं में ही शोषक और उत्पीड़क वर्ग पर आघात किया था और किसान को क्रांति का दूत कहा था। बाद में तो उनका स्वर शोषक वर्ग के प्रति अधिक कटु होता गया, जो बेला था नए पत्ते की कविताओं में व्यंग्य बनकर उभरा है। आगे चलते हैं और ये यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की कविताएं आ गई हैं। महादेवी वर्मा जी को भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छायावाद के कवियों में महादेवी वर्मा का नाम वेतन सम्मान के साथ लिया जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य क्षेत्र में उनका स्थान कितना ऊंचा है। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिए, 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म हुआ। उन्होंने संस्कृत में एमए किया और फिर जीवन पर्यंत प्राचार्य के रूप में शिक्षा के अवदान का कार्य किया। 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हुआ। 11 सितंबर 1987 याद रखिएगा। 1983 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा ने कविताओं के अतिरिक्त रेखा चित्र और संस्मरण भी लिखे थे। कविताओं की तरह उनके रेखा चित्र और संस्मरण अत्यंत उच्च कोटि के हैं। महादेवी जी की प्रमुख काव्य पुस्तकें हैं निहार जो 1930 में लिखी, रसीम 1932 में, नीरजा 1934 में, सांध्या गीत 1936 और दीपशिखा 1942 में, प्रथम आयाम 1984 में, यामा 1936 में उनके आरंभिक संग्राम कविताएं हैं। गद्य कृतियों में भी अतीत के चलचित्र, श्रृंखलाई कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, अक्षरदा आदि प्रमुख हैं। का वाचन देख लेते हैं। महादेव जी अपने गीतों के लिए विशेष रूप से प्रख्यात है। यहाँ पर हम वाचन के लिए उनका एक प्रसिद्ध गीत दे रहे हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। उनका एक गीत है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। भाव पक्ष देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की कविताएं छायावाद के अन्य कवियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उनमें उनकी निजी संसार ही ज़्यादा व्यक्त हुआ है। महादेवी जी के काव्य में वस्तुगत संसार बहुत सीमित है। वे प्राय अपने मन की पीड़ा और वेदना को ही विभिन्न रूपों में व्यक्त करती हैं। इसके लिए वे प्रकृति का सहारा लेती हैं और उन्हें प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न चित्र मिलते हैं, लेकिन उनके हृदय के मनोभावों के व्यक्ति के माध्यम है। प्रकृति चित्र को वह दार्शनिक आवरण कभी दे देती है। वह लौकिक भावनाओं को ऐसी शब्दावली प्रस्तुत करती हैं जिनसे उनमें आध्यात्मिकता का आभास होने लगता है। इससे उनकी कविता में रहस्य भावना का समावेश हो गया है। वस्तुतः महादेवी कविताओं में मुक्ति की आकांक्षा ही पृष्ठभूमि विद्यमान है, लेकिन छायावाद अन्य कवियों से भिन्न वे मुक्ति की इच्छा को सीधे व्यक्त नहीं करती। इसका कारण संभवतः उनका स्त्री होना है, जिसे बाह्य दबाव में अधिक जीना पड़ता है। यही कारण है कि उनमें अकेलेपन और वेदना दोनों की अभिव्यक्ति ज़्यादा है। प्रिय के प्रति चाह, मिलन की आकांक्षा और न मिल पाने की पीड़ा ही महादेवी की कविताओं का भाव संसार है। लेकिन प्रिय कौन है और क्या है यह कहीं स्पष्ट नहीं लगता, इसीलिए रहस्यात्मकता समावेश हुआ है। उपरोक्त गीत में महादेवी जी का निज दुख ही व्यक्त हुआ है, लेकिन वह निज का दुख संसारी कल्याण कामना से भी प्रेरित दिखाई देता है। रचना शिल्प हम देख लेते हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा के काव्य में शिल्पगत विविधता भी कम है। उनका झुकाव गीतों की ओर रहा है, चूँकि उनकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी भावनाओं को व्यक्त करने की ओर रही है। ऐसी भावनाएं गीतों में अधिक तन्मयता और तीव्रता से व्यक्त हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने गीतों की ही रचना अधिक की है। महादेवी गीतों में वेदना की गहराई, अनुभूति की सघनता और हृदय की तरलता का भास मिलता है। गीतों में
प्रकृति चित्रण करते हुए नारी हृदय की सुकुमारता और विरहजन्य वेदना का आभास धूमिल नहीं होता। महादेवी की भाषा में मधुरता है। उनके यहाँ प्रेम अनुभूति और विरहानुभूति दोनों को व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रेम, विरह और अकेलेपन की भावना को व्यक्त करने के लिए वह दीपक, शलभ, चातक, प्रात, संख्या, रजनी, बादल, पथ जैसे प्रतीकों का प्रयोग करती हैं। इस दृष्टि से उनके प्रतीकों में जटिलता नहीं है और उनके माध्यम से व्यक्त भाव आसान से खुल पा जाते हैं। लेकिन जब वे प्रतीकों को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ती हैं तब भाषा में जटिलता का समावेश हो जाता है और प्रतीक भी दूर हो जाते हैं। सूदी मेरे आगम की जग में सुख की सीरन हो, अंत खिली जैसी पंक्ति इसका प्रमाण है। उपयुक्त कविता भी दो स्तरों पर अर्थ व्यक्त करती है। एक तो प्रकृति चित्र के रूप में, दूसरे कवित्री की निजी पीड़ा की व्यक्ति के रूप में। इस दूसरे अर्थ पर वे रहस्य का आवरण भी डाल देती हैं। क्रंदन में आहत विषव हंसा के माध्यम से वो बदली के कल्याणकारी संकेत करती हैं। अक्षतिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल में रहस्य भावना आभासरित नभ का कोई कोना, या मेरा न कभी अपना होना जैसी पंक्तियां स्वयं उनकी अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं। प्रतिपाद्य देख लेते हैं। महादेव वर्मा की कविता में यदि नारी हृदय की पीड़ा अधिक व्यक्त हुई है, लेकिन उसमें व्यक्त अनुभूति की सच्चाई और तीव्रता ने उसे अत्यंत संवेदनीय बना दिया है। महादेव जी की तो व्यक्त नारी हृदय की पीड़ा मिथ्या या रहस्यवादी नहीं है, उसमें अपने जीवन का सच्चाई है। बाह्य दबावों के बीच हृदय की मुक्ति की इच्छा को जिन प्रतीकों और रूपों में नारी व्यक्त करती है, शायद वही पत्ती महादेवी के गीतों में भी दिखाई देती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में नारी जाति में जो मुक्ति की छटपटाहट प्रकट हो रही थी, उसका आभास हम उनके गीतों में देख सकते हैं। महादेवी जी के गीतों को हमें इसी स्तंभ में समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रम सहित व्याख्या। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत अत्यंत प्रभावशाली है। गीत के कठिन शब्दों के अर्थ साथ ही दिए गए हैं तथा गीत के भाव और शिल्प विशेषताएं उपयुक्त विश्लेषण में स्पष्ट की जा चुकी है। इस आधार पर आप स्वयं कविताओं को समझने की कोशिश कीजिए। और सारांश पर हम आ चुके हैं। इस तरह जो इकाई 6 थी कविताएं वो पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही जो है ये खंड भी आपका पहला खंड जो था किताब का वो आपका पूरा हो चुका है। देखिए ये खंड ब्लॉक 1 जो था खंड 1 वो पूरा हो चुका है और आपके सभी इस खंड की 6 इकाई थी, 6 की 6 इकाई हम पढ़ चुके हैं। आपको सभी इकाई की वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। BHD 1138 के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। BHD 1138 विविध विधाएं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसकी इकाई 6 और एक खंड 1 हमने पूरा कर लिया है जिसमें 6 इकाई थी और ये वीडियो सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम खंड 2 से शुरुआत करेंगे। खंड 2 की पहली इकाई हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।